हाँ जी, जय जिनेन्द्र। गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉ रिलेटिंग टू टोट्स। टोट का मतलब क्या होता है? कहता है जी, द वर्ड टोट इज फ्रेंच इक्विवेलेंट ऑफ इंग्लिश वर्ड रोंग। इसका मतलब जिस भी एक्ट को, जिस भी एक्टिविटी को हम इंग्लिश में रोंग कह रहे हैं, फ्रेंच में उसी एक्टिविटी को क्या बोला जाता है? टोट। ठीक है जी। अ कंडक्ट विच इज ट्विस्टेड और रोंग। द वर्ड टोट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड टोटम मीन्स ट्विस्टेड। कुल मिला के अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो टोट मीन्स रोंग एक्ट। टोट मीन्स रोंग एक्ट। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा जो सामने वाले के लिए गलत है। देखिए, अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दो तरह के ऑफेंसेस होते हैं। एक तो क्रिमिनल ऑफेंसेस और दूसरे सिविल ऑफेंसेस। क्रिमिनल ऑफेंसेस का मतलब कहता है ऐसे ऑफेंसेस जो एक स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट नहीं कंसीडर किए जाते, बल्कि पब्लिक एज ए होल, सोसाइटी एज ए होल के अगेंस्ट कंसिडर किए जाते हैं। राइट। तो ऑफेंसेस अगेंस्ट सोसाइटी, ये हम कह सकते हैं स्टेट। ठीक है, मान के चलिए ए ने बी का मर्डर किया है। अब जी, गलत किसके साथ हुआ है? बी के साथ गलत हुआ है। बी के फैमिली मेंबर्स के साथ गलत हुआ है। लेकिन कहता क्या सिर्फ बी के साथ गलत हुआ है? क्या सिर्फ बी के फैमिली मेंबर्स के साथ गलत हुआ है? क्या ए इस सोसाइटी के लिए खतरा नहीं है? भैया, ए की मेंटेलिटी कैसी है? किसी का मर्डर कर दिया इसने, आज बी का मर्डर किया है, कल हो सकता है सी का मर्डर कर दे, सोसाइटी में किसी और का मर्डर कर दे। तो ये जो ऑफेंस है ये सिर्फ बी के अगेंस्ट नहीं है, ये जो ऑफेंस है ये सिर्फ बी की फैमिली के अगेंस्ट नहीं है। ऐसे केसेस में मान के चला जाता है भैया ए पूरी सोसाइटी के लिए खतरा है। तो ए ने ये जो ऑफेंस किया है, इट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट द सोसाइटी। राइट। तो ऐसे ऑफेंसेस को हम कहते हैं क्रिमिनल ऑफेंसेस। सिविल ऑफेंस का मतलब क्या है? कहता है ऑफेंस अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन, मतलब जहां पर हम मान के चल रहे हैं कि भाई सोसाइटी को खतरा नहीं है इस पर्सन से, लेकिन इस पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन के अगेंस्ट कोई ना कोई ऑफेंस किया है। जैसे मान के चलिए ए और बी दो भाई हैं। ठीक है, तो इनके फादर थे लेट्स से जेड। फादर की प्रॉपर्टी थी। अब फादर ने अपनी प्रॉपर्टी दोनों को बराबर बराबर, अपनी विल में दोनों को बराबर बराबर दे दी। लेकिन ए ने पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया, बी का हक बी को नहीं दिया। ए ने बी का हक बी को नहीं दिया, पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया अपने फादर वाली। तो जी बी कहाँ जाएगा? कहता है बी अपने राइट के एनफोर्समेंट के लिए, फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स। बी कहाँ जाएगा? कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में जाकर बी ये प्रूव करेगा कि देखिए जी, ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरे फादर की है, और ये देखिए मेरे फादर की ओरिजिनल विल, और विल के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी दोनों को बराबर बराबर मिलनी चाहिए थी। मेरा भी इस प्रॉपर्टी में 50% हिस्सा है, लेकिन ए मेरा हक मुझे नहीं दे रहा, तो आप मेरा हक मुझे दिलवाइए। ठीक है, तो ऐसे जो केसेस है, ये कौन से केसेस है? सिविल केसेस होते हैं, जहां पर हम मान के चलते हैं कि जो गलत किया जा रहा है वो सिर्फ बी के अगेंस्ट गलत कर रहा है ए,
सोसाइटी के अगेंस्ट गलत नहीं कर रहा। ठीक है भाई, किसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठा है? बी की प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठा है, बी के हक पर कब्जा करके बैठा है, पर सोसाइटी में किसी और के अगेंस्ट कोई और षड्यंत्र नहीं कर रहा या कोई और ऑफेंस इसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक, तो सिविल ऑफेंस का मतलब ऑफेंस अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन, जबकि क्रिमिनल ऑफेंस का मतलब ऑफेंस अगेंस्ट द सोसाइटी। अब जी अगर हम सिविल ऑफेंस की बात करें तो जी कुछ ऑफेंसेस तो हमारे कोडिफाइड है, मतलब कुछ ऑफेंसेस तो हमें पता है कि इस पर्टिकुलर एक्ट को ऑफेंस कंसीडर किया जाएगा। तो ऑफेंसेस which are recognized by law या by legislative authorities, मतलब उन एक्ट्स को ऑफेंसेस कंसीडर ही किया जाएगा। तो ऐसे कुछ एक्ट्स कह लो जो कि अपने आप में क्या है, लॉ की नज़रों में ऑफेंसेस है, मतलब लॉ ने उनको एज ऑफेंस रिकॉग्नाइज कर लिया है। अब क्योंकि लॉ ने उनको एज ऑफेंस रिकॉग्नाइज कर लिया है तो लॉ ने मतलब लीगल अथॉरिटीज़ ने या फिर लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज़ ने उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए बाकायदा लॉ बनाया है। तो हमारे पास क्या है, कहता है कोडिफाइड लॉ अगेंस्ट दोज ऑफेंसेस। कोडिफाइड का मतलब रिटन, अगेंस्ट दोज ऑफेंसेस। ठीक है, तो मतलब क्लियर है कि अगर आपने ऐसा कुछ गलत किया है, आपने ऐसा कोई एक्ट किया है, तो फिर आपको इस लॉ के अंदर इतनी सज़ा मिल सकती है या फिर आपको इस लॉ के अंदर ये डैमेजेस सामने वाले को देने पड़ सकते हैं। ठीक, आपने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और आपने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया, तो जो एग्रीव्ड पर्सन है कहाँ जाएगा, कहता है जी कोर्ट में जाएगा, वो एक सिविल केस होता है। ठीक, अब जी वहाँ पर क्लियर है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया हुआ है कि भैया क्या क्या कौन कौन से केसेस है जहाँ पर एक बंदा दूसरे के अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता है, और जो प्लेंटिफ है मतलब जो केस फाइल कर रहा है वो डिफेंडेंट के अगेंस्ट कौन कौन से क्लेम या कौन कौन से डैमेजेस चार्ज कर सकता है। राइट, तो ऐसे जो एक्ट्स हैं जिनके अगेंस्ट हमारे पास स्पेसिफिक लॉ है तो हम कहते हैं जी हमारे पास कोडिफाइड लॉ है, तो उनमें तो बड़ी आसान हो जाती है चीज़ें। लेकिन कुछ ऐसे भी एक्ट्स हैं, कुछ ऐसे भी एक्ट्स हैं, एक्ट्स का मतलब एक्टिविटीज़ विच आर रॉन्ग, विच आर रॉन्ग, जो कि गलत है। कोई कुछ ऐसे काम हैं जो कि गलत है, बट देयर इज नो लॉ फॉर सच, मतलब कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जो गलत तो हैं, लेकिन आप अगर कोई ऐसा एक्ट करते हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं, तो भैया आपके अगेंस्ट किस लॉ में जाया जाए, कहता है वो कोई लॉ स्पेसिफाइड नहीं है। आपके अगेंस्ट क्या केस फाइल किया जाए, कहता है लॉ स्पेसिफाइड ही नहीं है, तो पता ही नहीं है कि क्या केस आपके अगेंस्ट किया जाए। आपसे क्या डैमेजेस लिए जाए, तो ये भी पता नहीं है क्या डैमेजेस लिए जाए। राइट, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें जो रेमेडी मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, कॉमन लॉ। कॉमन लॉ का मतलब क्या हुआ, कहता है कि ऐसे लॉज जो कि कोडिफाइड नहीं है। कोडिफाइड नहीं है का मतलब क्या हुआ, जो कि रिटन नहीं है। तो जी क्या किया जाएगा, कहता है जी आप अपनी दुहाई लेकर कोर्ट के पास जाओगे, कोर्ट नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स फॉलो करेगी, नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या है, कोर्ट आपकी बात सुनेगी, आपकी बात समझेगी, फिर कोर्ट ये डिटरमाइन करेगी कि क्या सामने वाले ने कुछ गलत किया है, वेदर द एक्ट इज रॉन्ग और नॉट।
क्या सामने वाले ने जो एक्ट किया है, जो एक्टिविटी की है, वो गलत है या सही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्या आपके पास कोई लीगल रेमेडी अवेलेबल है, वेदर द प्लेंटिफ हैज़ एनी लीगल रेमेडी। ठीक है। तीसरी चीज़, क्या आप लीगली डैमेज क्लेम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, whether the plaintiff can claim लीगल damages or not। मतलब कोर्ट इन सारी चीज़ों को देखकर डिसाइड करेगी कि क्या सामने वाले का एक्ट गलत है या नहीं है, और आपको सामने वाले से डैमेजेस दिलवाए जा सकते हैं या नहीं दिलवाए जा सकते। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल जस्टिस। कब? जब आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन किसी लॉ के अंदर उस गलत एक्टिविटी के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं है, कोई स्पेसिफिक डैमेज नहीं है, सज़ा नहीं है, पनिशमेंट नहीं है, फाइन नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही एक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? टोट। ऐसे ही एक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? टोट। जहां सामने वाला मतलब एक पर्सन दूसरे के अगेंस्ट कुछ गलत कर रहा है, कुछ रॉन्ग एक्ट कर रहा है, और उस पर्टिकुलर रॉन्ग एक्ट के लिए किसी पर्टिकुलर लॉ के अंदर कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं है, तो जी हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। कोर्ट कॉमन लॉ के बेसिस पर, मतलब नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करती है। नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल क्या है कि कोर्ट आपकी बात सुनेगी, समझेगी और फिर डिसाइड करेगी कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है या नहीं हुआ है, आपका कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है या नहीं हुआ है, आपके पास कोई लीगल डैमेजेस क्लेम करने का राइट है या नहीं है। ठीक है जी, तो इट इज़ अ कॉमन लॉ एंड दस नॉट कोडिफाइड। तो लॉ रिलेटिंग टू टोट इज अ कॉमन लॉ। कॉमन लॉ का मतलब कहता है एक ऐसा लॉ विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस विच इज नॉट कोडिफाइड। नॉट कोडिफाइड का मतलब विच इज नॉट रिटन। टोट इज रियली अ काइंड ऑफ सिविल रॉन्ग एज अपोज्ड टू क्रिमिनल रॉन्ग। ठीक, एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको। मान के चलिए कि इलेक्शंस हो रहे हैं। इलेक्शंस में आपके पास वोट देने का राइट है। ये राइट आपको किसने दिया है? कहता है जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने। आप मेजर है, आपका वोटर आइडेंटिटी कार्ड बना हुआ है, आप वोट दे सकते हैं लीगली एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जी ये जो राइट है आपका वोटिंग राइट, दिस राइट इज प्रोटेक्टेड बाय लॉ। प्रोटेक्टेड बाय लॉ कह लीजिए, गिवन बाय लॉ कह लीजिए। अब जी मिस्टर एक्स को पता है कि आप वोट किसको देने वाले हो, लेट्स से बीजेपी को, बट मिस्टर एक्स नहीं चाहते कि आप बीजेपी को वोट दो। वो आपसे रिक्वेस्ट करने आते हैं कि भैया आप लेट्स से कांग्रेस को वोट दो, और आप उनकी बात नहीं मानते। तो मिस्टर एक्स कुछ ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से आप वोटिंग कर ही नहीं पाते, आप टाइम पर वोट डालने पहुंच ही नहीं पाते। किसके एक्ट की वजह से? मिस्टर एक्स के एक्ट की वजह से। मतलब मिस्टर एक्स ने कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से आप अपना ये राइट एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। राइट, तो मिस्टर एक्स ने आपके साथ क्या किया? गलत किया। मिस्टर एक्स ने आपके साथ क्या किया? गलत किया। लेकिन क्या ऐसी कोई गलती किसी लॉ में लिखी हुई है कि अगर ऐसा कोई काम करेगा तो वो गलत होगा और उसके लिए सजा दी जाएगी? कहता नहीं जी, ऐसा स्पेसिफिकली तो किसी लॉ के अंदर नहीं लिखा हुआ। ठीक है, इन्होंने जानबूझ के आपको कुछ ऐसा उलझाया कि आप वोटिंग देने जा ही नहीं पाए। मान के चलो मिस्टर एक्स आपके बॉस है और इन्होंने उस दिन आपको स्पेसिफिकली जॉब पर बुला लिया, काम पर बुला लिया और कहा कि नहीं आओगे आज के डेट में
तो आपको फायर कर दिया जाएगा और आपको ऑफिस में ही एंगेज रखा, आपको वोटिंग के टाइम पर जाने ही नहीं दिया, राइट, जानबूझ के। तो जी अब ये जो गलत किया मिस्टर एक्स ने, इसे हम क्या कहेंगे? टोट। इसे हम क्या कहेंगे? टोट। तो जी आप मिस्टर एक्स के अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हो। कोर्ट में आप ये शो करोगे कि वोटिंग करना मेरा लीगल राइट है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मिस्टर एक्स ने क्या किया? मेरे लीगल राइट को इन्फ्रिंज किया। मिस्टर एक्स ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से मैं अपना लीगल राइट एग्जीक्यूट ना कर पाऊं। तो कोर्ट देखेगी मैटर को और कोर्ट डिसाइड करेगी कि मिस्टर एक्स का जो एक्ट है वो गलत है या नहीं है। अगर गलत है तो कहीं कोई सजा नहीं लिखी हुई किसी एक्ट के अंदर इस चीज़ की, तो इस केस में कोर्ट क्या करेगी? कहता है कोर्ट केस टू केस वहाँ पर पनिशमेंट कह लीजिए, फाइन कह लीजिए, वो डिटरमाइन करेगी। ठीक है, तो टोर्ट के केस में नो पनिशमेंट या फाइन या नो डैमेजेस आर स्पेसिफाइड इन एनी लॉ। ठीक है, अगर स्पेसिफाइड होते हैं, हमें पता होता है कि डैमेजेस क्या मिलने वाले हैं, तो उन्हें हम कहते हैं लिक्विडेटेड। If known damages, if known, are known as liquidated damages। लेकिन टोर्ट के केस में तो हमें पता ही नहीं होता, क्योंकि किसी लॉ में बताया ही नहीं हुआ कि किस केस में क्या डैमेजेस देने हैं प्लेंटिफ को, राइट। तो कहता है नो डैमेजेस आर स्पेसिफाइड इन एनी लॉ, दस कोर्ट shall determine damages as per situation। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया टोर्ट का मतलब क्या है। कहता है गलत है, किसी स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट किसी पर्सन ने गलत किया, लेकिन वो गलत किसी लॉ में लिखा नहीं हुआ। तो भैया पता नहीं है कि किस लॉ के अंदर केस फाइल करना है, पता नहीं है कि जो केस फाइल कर रहा है उसे क्या डैमेजेस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, पता नहीं है कि कोर्ट एंटरटेन भी करेगा उस केस को या नहीं करेगा। तो कुल मिला के आपको लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, आप कोर्ट में जाते हो, कोर्ट में जाकर दुहाई लगाते हो कि माय लॉर्ड मेरे साथ ये गलत हुआ है। तो कोर्ट केस को देखेगी, अगर कोर्ट को लगता है कि आपका कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है तो कोर्ट उस केस को एंटरटेन करेगी। फिर एज पर द सिचुएशन, एज पर द सर्कमस्टांसेस, एज पर द केस कोर्ट डैमेजेस डिटरमाइन करेगी और फिर डिफेंडेंट को डैमेजेस पे करने पड़ेंगे, राइट। तो टोर्ट इज रियली अ काइंड ऑफ सिविल रॉन्ग, इट इज नॉट अ क्रिमिनल रॉन्ग। ठीक, रॉन्ग्स हमने कहा जी दो तरह के हो सकते हैं। कहता है पब्लिक रॉन्ग, पब्लिक रॉन्ग का मतलब वायलेशन ऑफ पब्लिक लॉ एंड हेंस अमाउंट टू बी एन ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। जैसे मैंने मर्डर का एग्जांपल लिया, चोरी करना है, डकैती डालना है, पॉकेट मारना है, ये सब क्या पब्लिक रॉन्ग है। पब्लिक रॉन्ग्स और क्राइम्स आर दोज रॉन्ग्स व्हिच आर मेड पनिशेबल अंडर पेनल लॉज, जैसे इंडियन पेनल कोड। प्राइवेट जो रॉन्ग है मतलब क्या हुआ? कहता है ब्रीच ऑफ प्राइवेट लॉज, प्राइवेट लॉज का मतलब रॉन्ग अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल। तो जी टोर्ट कहाँ पर आता है? यहाँ पर आता है। ठीक है जी, तो कुछ डेफिनेशंस दी गई है टोर्ट की। लिमिटेशन एक्ट में दिया गया है 1963 में सेक्शन 2M में। टोर्ट मीन्स अ सिविल रॉन्ग विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। कुछ गलत, लेकिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। क्योंकि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता तो हमारे पास रेमेडी अवेलेबल है किसमें? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। अगर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता तो हमारे पास रेमेडी अवेलेबल है किसमें? कहता है जी ट्रस्ट एक्ट में, इंडियन ट्रस्ट एक्ट है ना। ठीक है, तो कहता है कुछ गलत हुआ है आपके साथ, लेकिन सामने वाले ने ना तो अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, ना ही
ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ना ही विश्वास तोड़ा है, बट कुछ गलत हुआ है आपके साथ, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ ऐसा गलत जिसकी रेमेडी इज नॉट अवेलेबल इन एनी स्पेसिफिक लॉ। फिर जी सैलमन ने क्या डेफिनेशन दी है जी, टोर्ट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज कॉमन लॉ। कहते हैं रेमेडी कहाँ अवेलेबल है, कॉमन लॉ में, कोडिफाइड लॉ में, रिटन लॉ में अवेलेबल नहीं है। कॉमन लॉ का मतलब कहता है एक्चुअल में, कॉमन लॉ का मतलब अनरिटन, अनरिटन का मतलब कि भाई केस टू केस कोर्ट डिटरमाइन करेगा कि गलत हुआ भी है या नहीं हुआ है, राइट। रेमेडी इज अ कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेज। अनलिक्विडेटेड डैमेज इसका मतलब जहां हमें पता ही नहीं कि एक्चुअल में कितना डैमेजेस पे करना है, तो कोर्ट केस टू केस डिटरमाइन करता है कितना डैमेजेस सामने वाले को मिलना चाहिए। एंड विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और मेयरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशन। तो ना तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ना ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ना ही इक्विटेबल ऑब्लिगेशन का मतलब कि आपने सामने वाले के लिए कुछ किया हो, सामने वाले ने आपके लिए ना किया हो, ना कुछ ऐसा है, बल्कि इन सब से कुछ अलग है, कुछ ऐसा गलत हुआ है जो ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर हो रहा, ना ट्रस्ट में कवर हो रहा, ना किसी और लॉ में कवर हो रहा। तो भैया कोर्ट डिटरमाइन करेगा कि एक्चुअल में आपके साथ गलत हुआ भी है या नहीं हुआ है, राइट। टोर्ट इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ राइट इन रेम, राइट इन रेम of a private individual giving a right of compensation at the suit to the injured party। right in rem का मतलब क्या है, against the property or action। right in personam का मतलब क्या होता है, against the person। against the person का मतलब क्रिमिनल में आ जाएगा, जबकि अगेंस्ट द प्रॉपर्टी या एक्शन का मतलब सिविल में आ जाएगा, ठीक है। गिविंग अ राइट ऑफ कंपनसेशन एट द सूट ऑफ द इंजर्ड पार्टी। टॉर्टियस लाइबिलिटी अराइज फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्राइमली फिक्स्ड बाय लॉ। ब्रीच ऑफ ड्यूटी जो कि दो लोगों के बीच में ड्यूटी फिक्स नहीं हुई, जैसे अगर मैं आपको कुछ काम करने को और उसके बदले में आपको कंसिडरेशन भी दे रहा हूँ और आप हाँ भी कर रहे हो काम करने के लिए, तो हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ जो आपके ऊपर ड्यूटी आई है वो हम दोनों ने डिसाइड किया ड्यूटी, लॉ ने आपके ऊपर ड्यूटी नहीं दी है। लेकिन कहता है जब लॉ आपके ऊपर कोई ड्यूटी फिक्स करता है और आप उस ड्यूटी को फुलफिल नहीं करते, जैसे कि हमने कहा कि भैया लॉ ने कहा इलेक्शन होने जा रहे हैं तो उस दिन हॉलीडे रहेगा, लेकिन फिर भी आपके बॉस ने आपको बुला लिया, तो आपके बॉस ने लॉ की जो ड्यूटी है वो फुलफिल नहीं करी, जिसकी वजह से आपका राइट अफेक्ट हुआ है, राइट टू वोट अफेक्ट हुआ है, राइट। दिस ड्यूटी इज टूवर्ड्स पर्सन्स जनरली एंड इट्स ब्रीच इज रिड्रेसेबल बाय एन एक्शन ऑफ अनक्वालिफाइड डैमेजेस। तो अगर ऐसा कुछ सामने वाला जो लॉ ने उसके ऊपर डाल रखा है ऐसा कुछ पूरा नहीं करता जिसकी वजह से किसी का राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, तो भैया उसके लिए अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्लेम करने के लिए कोर्ट में जाया जा सकता है। ऐसे एक्ट को क्या बोलते हैं, टोर्ट। तो जी यहाँ पर दो एलिमेंट क्लियर है टोर्ट के, क्या, टोर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। तो टोर्ट इज द स्पीसीज ऑफ सिविल इंजरी ऑफ रॉन्ग एज अपोज टू क्रिमिनल रॉन्ग, and that every civil wrong is not a tort, every civil wrong is not a tort। हो सकता है आपके साथ कुछ गलत हुआ हो, सामने वाले ने कुछ गलत किया हो, जैसे कि आपकी मिठाई की दुकान थी, अच्छी खासी चल रही थी, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, बी ने आपके पास आपके पड़ोस में एक मिठाई की दुकान खोल ली। अब जी दूसरी मिठाई की दुकान खुलने की वजह से आपका कस्टमर रिटेंशन कम हो गया, आपका प्रॉफिट कम हो गया, हो सकता है आपको लॉस होने लग गया प्रॉफिट की बजाय, राइट। तो आपको लग रहा है कि बी ने आपके साथ गलत किया, बट लॉ की नज़रों में ये गलत नहीं है। आपको लग रहा है कि बी ने आपके साथ गलत किया, बट लॉ की नज़रों में ये गलत नहीं है। तो एवरी सिविल रॉन्ग इज नॉट अ टोर्ट। आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ, फिर भी जरूरी नहीं है कि आप सामने वाले के अगेंस्ट केस लेकर कोर्ट में जा सको, जब तक जो गलत हुआ है वो किसी न किसी लॉ में कवर नहीं हो रहा। किसी न किसी लॉ का मतलब कि भाई आपका वो राइट किसी लॉ ने आपको नहीं दिया हुआ जब तक, ठीक है।
अब जैसे मान के चलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है राइट टू लिव फ्रीली। अब जी ये मेरा घर है, रात को 12 बजे मेरा पड़ोसी हर रोज तेज आवाज में हाई वॉल्यूम में म्यूजिक चला के बैठ जाता है, जिसकी वजह से मैं चैन से सो नहीं पाता। ठीक है, अब अगर किसी लॉ में उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जा सकता है फिर तो मैं उस लॉ में जाऊंगा, लेकिन अगर किसी लॉ में उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया जा सकता तो मैं फिर उसे टोर्ट का केस लेकर कोर्ट में कॉमन लॉ में जाऊंगा और कोर्ट को कहूँगा देखिए जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने मुझे चैन से सोने की आज़ादी दे रखी है, लेकिन मेरा ये पड़ोसी हर रोज़ रात को 12 बजे हाई वॉल्यूम पर म्यूज़िक चलाता है, मेरी नींद डिस्टर्ब होती है। राइट, तो ये बकायदा एक टोर्ट का केस बन जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा कौन सा राइट इन्फ्रिंज हो रहा है? एक ऐसा राइट जो कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया हुआ है, राइट टू स्लीप पीसफुली एट नाइट, राइट टू लिव फ्रीली। ठीक है जी। सो द टोर्ट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम क्राइम, टोर्ट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट, टोर्ट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ ट्रस्ट एंड ए क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट। मतलब इनमें से कुछ भी नहीं होता टोर्ट। ठीक है, कहता है क्राइम और अगर सिविल रॉन्ग में डिस्टिंक्शन देखें हम तो क्राइम इज अ रॉन्ग अगेंस्ट सोसाइटी, जबकि सिविल रॉन्ग इज द अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल और इंडिविजुअल्स। रेमेडी अगेंस्ट क्राइम इज पनिशेबल, जनरली सजा, जेल या फिर फाइन। ठीक है, जबकि रेमेडी अगेंस्ट सिविल रॉन्ग इज डैमेजेस। यहाँ पर डैमेजेस किसको पे करने होते हैं? जिसके साथ गलत हुआ है। द प्रोसीडिंग इन केस ऑफ क्राइम इज क्रिमिनल प्रोसीडिंग, जबकि सिविल केस में सिविल प्रोसीडिंग्स चलती है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को समझते हैं ना आप, रिमांड पे भी लिया जा सकता है, इंक्वायरी के लिए पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, पुलिस मतलब अपनी एक्टिविटी कर सकती है। सिविल प्रोसीडिंग का मतलब सम्मन आएगा, कोर्ट में जाना है, पेश होना है, फिर दोबारा सम्मन आएगा, मतलब पुलिस का इंटरफेरेंस नहीं होगा। हाँ जी, द क्राइम इंटेंशन, इन क्राइम इंटेंशन इज एसेंशियल एलिमेंट, मेंस रिया। क्राइम के अंदर मान के चला जाता है कि भैया जो क्राइम कर रहा है उसकी इंटेंशन ही गलत है, वो इंटेंशनली क्राइम कर रहा है। जबकि सिविल केसेस में जरूरी नहीं है कि सामने वाला जानबूझकर आपको दुखी कर रहा है। हो सकता है सामने वाला, जैसे मैंने यहाँ पर क्या कहा कि हो सकता है कि सामने वाला सिर्फ अपना काम कर रहा हो लेकिन अनजाने में बिना सोचे समझे वो आपको दुखी कर रहा हो, उसे पता भी ना हो कि वो आपको दुखी कर रहा हो, फिर भी वो आपको दुखी कर रहा हो। इन क्राइम स्टेट टेक्स एक्शन अगेंस्ट द क्रिमिनल। भाई किसी का मर्डर करोगे तो केस किसके अगेंस्ट चलता है? स्टेट आपके अगेंस्ट एक्शन लेती है। स्टेट का मतलब गवर्नमेंट। लेकिन सिविल केस में कहता है जिसके साथ गलत हुआ है वो एक्शन लेता है। ठीक है जी। आज जी जनरल कंडीशंस ऑफ लायबिलिटी फॉर अ टोर्ट। टोर्ट में आप कब केस लेकर कोर्ट में जा सकते हो? तो हम कह सकते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ टोर्ट। तो जी यहाँ 4 एसेंशियल एलिमेंट्स दिए हुए हैं: रॉन्गफुल एक्ट, लीगल डैमेजेस, लीगल रेमेडी एंड मेंसरिया। मेंसरिया ऑल्दो आपकी बुक में 4th पॉइंट लेकर नहीं चला हुआ, लेकिन मैं यहाँ पर 4th पॉइंट ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने अभी ऊपर पढ़ा कि टोर्ट के केस में मेंसरिया इज नॉट एसेंशियल। जरूरी नहीं है कि सामने वाला आपके साथ गलत कर रहा है तो सोच समझ के कर रहा हो इन केस ऑफ टोर्ट, बट मेंसरिया भी हो सकता है, राइट। हाँ जी, सबसे पहला रॉन्गफुल एक्ट। रॉन्गफुल एक्ट का मतलब क्या हुआ? कहता है आपको गलत लगता है तो इसका मतलब ये नहीं है सामने वाला गलत है। लॉ की नज़रों में वो एक्ट गलत होना चाहिए, सामने वाले का काम गलत होना चाहिए लॉ की नज़रों में। तो रॉन्गफुल मीन्स लीगली रॉन्गफुल एज रिगार्ड द पार्टी कंप्लेनिंग। तो कोर्ट को लगना चाहिए कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, किसी लॉ में आपको कुछ राइट्स मिले हुए थे, सामने वाले ने आपके उन राइट्स को इन्फ्रिंज किया है, राइट। एवरी पर्सन हुज लीगल राइट्स, जैसे कि राइट ऑफ रेप्यूटेशन, जैसे कि राइट ऑफ बॉडीली सेफ्टी एंड फ्रीडम, जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी,
कहता है एवरी पर्सन हुज लीगल राइट्स आर वायलेटेड विदाउट लीगल एक्सक्यूज हैज राइट ऑफ एक्शन अगेंस्ट द पर्सन हु वायलेटेड देम। जैसे कि अगर मैंने कुछ गलत किया है तो पुलिस के पास राइट है, मुझे अरेस्ट कर सकती है। लेकिन अगर मैंने कुछ भी गलत नहीं किया और पुलिस को मेरे ऊपर कोई शक भी नहीं है, बस मुझे परेशान करने के लिए अरेस्ट किया गया है, तो मेरे पास राइट है कि मैं पुलिस के अगेंस्ट जा सकूं कोर्ट में। राइट, क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने मुझे राइट दिया है, राइट टू लिव फ्रीली। तो मुझे बिना किसी लीगल कारण के, बिना किसी लीगल रीज़न के पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर पुलिस ऐसा करती है तो मैं पुलिस के अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता हूँ, रिट पिटीशन भी फाइल कर सकता हूँ आर्टिकल 32 में डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में। ये चीज़ हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पढ़ चुके हैं। राइट, इफ़ द एक्ट इज़ लीगली रॉन्ग इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट देयर शैल बी सम लॉज फॉर टेकिंग लीगल एक्शन। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहता है अगर एक्ट लीगली रॉन्ग है, सामने वाले ने जो किया है आपके साथ लॉ की नज़रों में वो गलत है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको डैमेजेस, मतलब आपके साथ आपको कोई इंजरी हुई है या आपको कोई लॉस हुआ है तभी आप कोर्ट में जा सकते हो। कहता है अपने लीगल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कोर्ट में जा सकते हो। तो जहाँ पर डैमेज हुआ हो, जहाँ पर कोई इंजरी हुई हो, सिर्फ उसी केस में नहीं जा सकते, बल्कि अगर आपका लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है तो बिना डैमेज हुए, बिना इंजरी हुए भी आप सामने वाले के अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर रात को 12 बजे मेरा पड़ोसी हाई वॉल्यूम पर म्यूज़िक सुन रहा है तो मैं क्या प्रूव करूँगा कोर्ट में कि मुझे कितना डैमेज हुआ है, कितना डैमेज नहीं हुआ है। कहता है उस केस में मुझे फिजिकल डैमेज नहीं भी हुआ, लेकिन मेरी नींद तो खराब हुई है, मेरा राइट तो इन्फ्रिंज हुआ है चैन से सोने का, तो मैं पड़ोसी के अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता हूँ। अदर पार्टी हैज़ लीगल रेमेडी इन टर्म्स ऑफ डैमेजेस एंड कंपनसेशन, मतलब आपके पास लीगल रेमेडी है इन टर्म्स ऑफ डैमेजेस। आप डैमेजेस क्लेम करने के लिए, कंपनसेशन क्लेम करने के लिए कोर्ट में जा सकते हो, चाहे आपको कोई लॉस हुआ है या नहीं हुआ, अगर आपका कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है तो। फिर जी लीगल डैमेजेस, कहता है एवरी डैमेज इज नॉट अ लीगल डैमेज इन द आइज ऑफ लॉ, मतलब आपको नुकसान हुआ है तो जरूरी नहीं लॉ की नज़रों में वो नुकसान कंसीडर किया जाए। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल मैंने अभी आपको ऊपर दिया कि आपकी दुकान के पड़ोस में बी ने मिठाई की दुकान खोल ली जिसकी वजह से आपको लॉस हुआ है, लेकिन लॉ की नज़रों में ये लॉस नहीं है, क्योंकि बी के पास लीगल राइट है अपनी दुकान पर मिठाइयों का काम शुरू करने का। ये तो बी की अपनी मर्जी है, वो वहाँ पर मिठाइयों का काम शुरू करे, जूतों का काम शुरू करे या उस दुकान को खाली रखे। ठीक है, तो बी ने सिर्फ अपना लीगल राइट एक्सरसाइज किया है। तो अगर बी अपना लीगल राइट एक्सरसाइज कर रहा है और उसमें आपको लॉस हो रहा है तो लॉ उसके अंदर कुछ नहीं कर सकता, आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो ये ज़रूरी नहीं है कि भैया हर डैमेज लॉ की नज़रों में डैमेज हो। डैमेज मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, तभी आप उस डैमेज को क्लेम कर सकते हो, शो कर सकते हो। देयर शुड बी लीगल इंजरी और इन्वेजन ऑफ द लीगल राइट, या तो लॉ की नज़रों में इंजरी हो या फिर आपका कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज हो रहा हो, इन्वेड हो रहा हो। इन द एब्सेंस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट एक्शन डज नॉट लाई। अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हो रहा आपका कुछ भी, और आपको अगर डैमेज भी हो रहा है सामने वाले के एक्शन से, तो भैया आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जा सकते। वो जो पड़ोस में मिठाई की दुकान खुली थी उससे आपको नुकसान हो रहा था, बट आपका कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हो रहा, तो आप कोर्ट में नुकसान की भरपाई के लिए नहीं जा सकते। ऑल्सो वेयर देयर इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट एक्शन लाइज इवन दो नो डैमेज में हैव बीन कॉज्ड। ठीक है, अब भाई मेरे घर में कोई घुस जाता है, ट्रेसपास का मतलब क्या है, कोई मेरे घर में घुस जाता है ज़बरदस्ती या मेरे घर पर कब्जा कर लेता है ज़बरदस्ती, तो चाहे मुझे कोई नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन उसके अगेंस्ट मैं एक्शन तो ले ही सकता हूँ ना, लीगल एक्शन। लीगल रेमेडी, कहता है जी प्लेंटिव मस्ट हैव लीगल रेमेडी अगेंस्ट द टोर्ट ऑफ द डिफेंडेंट। अगर कोई लीगल रेमेडी ही नहीं है आपके पास तो फिर आप सामने वाले के अगेंस्ट क्या केस फाइल करेंगे, क्योंकि लॉ की नज़रों में आपके पास कोई रेमेडी ही अवेलेबल नहीं है। ठीक है, द मेन रेमेडी फॉर द टोर्ट
इज एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेज। मेन रेमेडी क्या है कि आप कोर्ट में डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हो। डैमेजेस अनलिक्विडेटेड होते हैं क्योंकि किसी लॉ में बताया नहीं रखा कि भाई किस टोर्ट के लिए क्या डैमेजेस मिलने वाले हैं, तो कोर्ट डिसाइड करेगी केस टू केस। ठीक। फर्दर इंजंक्शन ले सकते हैं। इंजंक्शन ऑर्डर मतलब स्टे ऑर्डर, मतलब सामने वाला हमारे साथ कुछ गलत करने जा रहा है या कुछ गलत कर रहा है, कोर्ट की नज़रों में भी वो गलत है, आपके पास आपके लीगल राइट्स भी इन्फ्रिंज हो रहे हैं, तो कोर्ट से हम ऑर्डर ले सकते हैं कि सामने वाले को मना कीजिए। राइट। तो इंजंक्शन ऑर्डर लिया जा सकता है या स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन भी क्लेम की जा सकती है। स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि भैया जैसे सामने वाले ने मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया, तो उस केस में मैं डैमेजेस के लिए नहीं जाऊँगा, मैं कहूँ मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस लाओ। डैमेज तो ठीक है, जो मुझे नुकसान हुआ तो ठीक है, मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस लाओ। स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन का मतलब जो सामने वाले के पास है वो मुझे मेरा वापस दिलवाओ। ठीक है, मेरा हक एज इट इज़ मुझे वापस चाहिए, दैट इज स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन। तो उसके लिए भी हम कोर्ट में जा सकते हैं। अदरवाइज अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के लिए तो हमेशा कोर्ट में जा सकते हैं। फर्दर सेल्फ हेल्प भी एक बहुत बड़ी रेमेडी है। कोई मेरे घर में घुस के बैठ गया ज़बरदस्ती, तो कोर्ट में जाए बिना मैं उसे अपने घर से बाहर निकाल सकता हूँ, सेल्फ हेल्प। राइट। तो वो मेरे पास लीगल राइट है, डेफिनेटली आई कैन यूज दैट राइट। इट डज नॉट अप्लाई टू ऑल टोर्ट्स एंड परहैप्स द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दीज टू विच इट डज अप्लाई इज सेल्फ रेमेडी। हर केस में तो अप्लीकेबल नहीं है, लेकिन कुछ केसेस के अंदर सेल्फ रेमेडी, सेल्फ हेल्प हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे ट्रेसपास का केस मैंने बताया आपको कि कोई मेरे घर में घुस के बैठ गया या किसी ने मेरी लैंड पर कब्जा कर लिया, तो मैं कोर्ट में जाए बिना उसे वहाँ से हटा सकता हूँ। ठीक है। फिर जी मेंसरिया। अब जी ये एक क्वेश्चन है कि क्या गिल्टी माइंड होना जरूरी है फॉर एस्टेब्लिशिंग द लाइबिलिटी फॉर टोर्ट। भाई क्राइम के केस में तो हम कहते हैं कि भैया जब तक आप मेंसरिया एस्टेब्लिश नहीं करोगे, जब तक आप ये प्रूव नहीं करोगे कि क्राइम करने वाले का गिल्टी माइंड था, तब तक क्राइम नहीं कंसीडर किया जाएगा। अगर आप ये नहीं प्रूव कर पाए कि क्राइम करने वाले का गिल्टी माइंड था, तो एक्सीडेंट कंसीडर किया जाएगा, क्राइम नहीं कंसीडर किया जाएगा। क्राइम तो तब ना जब इंटेंशनली सामने वाले को हर्ट किया गया हो। अगर इंटेंशनली सामने वाले को हर्ट नहीं किया गया तो मान के चलेंगे एक्सीडेंटली सामने वाले को हर्ट किया गया। राइट। तो क्रिमिनल केसेस में तो मेंसरिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेंसरिया का मतलब गिल्टी इंटेंशन ऑफ द पर्सन। लेकिन कहता है टोर्ट के केस में इट इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट। कहता है जरूरी नहीं है कि सामने वाला जानबूझकर आपको दुखी कर रहा हो या आपके साथ गलत कर रहा हो सकता है कि सामने वाले को पता ही ना हो कि उसका एक्ट आपको दुखी कर रहा है या उसका एक्ट आपको नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे कि मेरे पड़ोस में एक बिल्डिंग बननी शुरू हुई, अब जी दिन रात वहाँ काम चलता था, ठक 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 आवाज़ आती थी। मैंने अपने घर में ही स्टूडियो बना रखा था, मैं लॉकडाउन में उसमें ही रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करता था, लेकिन मेरे घर में ठक 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 की आवाज़ आती थी तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा था। और 3 मंथ्स में कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया तो मुझे कितना हैवी मॉनेटरी लॉस हुआ, बिजनेस लॉस हुआ, बिजनेस रेपुटेशन लॉस हुआ। लेकिन क्या सामने वाले को इस चीज़ का एहसास था? क्या मैंने उसे बता रखा था कि यार तेरी वजह से मुझे लॉस हो रहा है? नहीं। तो इसका मतलब उसकी इंटेंशन नहीं थी मुझे हर्ट करने की, मुझे लॉस पहुंचाने की, ना चाहते हुए भी, लेकिन वो मुझे लॉस पहुंचा रहा था। राइट। बिना जाने वो मुझे लॉस पहुंचा रहा था। अब जी क्या मैं इसके ऊपर केस फाइल कर सकता हूँ कोर्ट में, कॉमन लॉ में? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये इसका लीगल राइट है अपना घर बनाना। अगले ने जगह परचेज करी है तो अपना घर तो बनाएगा। उसकी वजह से अगर मेरा काम डिस्टर्ब हो रहा है तो भी मैं इसके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो मेरा कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है। लॉ कहेगा, कोर्ट कहेगा भैया घर में क्यों काम कर रहे हो, ऑफिस में जाके काम करो, तो मेरा कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हो रहा। और दूसरी बात यह है कि ये कुछ गलत नहीं कर रहा, ये सिर्फ अपना लीगल राइट एक्सरसाइज कर रहा है। घर बनाना इसका लीगल हक है अपनी जगह पर। राइट। तो जी जनरल प्रिंसिपल लाइज इन द मैक्सिम, क्या मैक्सिम है जी? एक्टस नॉन फैसिट रियम निशी मेंस सिट रिया। कुल मिलाकर
द एक्ट इटसेल्फ क्रिएट्स नो गिल्ट। कहता है काम गलत नहीं होता, इंसान गलत होता है, राइट। अगर मान के चलो मैं गाड़ी चला रहा हूँ और कोई मेरी गाड़ी के नीचे आ जाएगा, तो गाड़ी के नीचे आना, मेरा गाड़ी चलाना गलत नहीं है। सामने वाले का मेरी गाड़ी के नीचे आना ये मेरी गलती नहीं है। अगर मैं नेग्लिजेंटली गाड़ी चला रहा हूँ, अगर मैं बिना सोचे समझे गाड़ी चला रहा हूँ, अगर मैं बिना सीखे गाड़ी चला रहा हूँ, या मैंने जानबूझकर सामने वाले का एक्सीडेंट कर दिया, तो मैं गलत हूँ, राइट। तो काम गलत नहीं होता, इंसान गलत होता है। इसलिए पहले ये प्रूव करना जरूरी होता है क्रिमिनल केसेस के अंदर कि इंसान गलत है, इंसान की सोच गलत है, गिल्टी माइंड है, जानबूझकर इसने ये काम किया, या नेग्लिजेंस में ये काम किया। जबकि रोड पे गाड़ी चला रहा है तो प्रूडेंटली चलानी चाहिए, विद ड्यू केयर चलानी चाहिए, लेकिन ये नेग्लिजेंटली गाड़ी चला रहा था, नेग्लिजेंस में गाड़ी चला रहा था, इसने केयरफुली चीज़ों को हैंडल नहीं किया, तो वहाँ भी मैं इक्वली गिल्टी हूँ, राइट। लेकिन मेंस रे जरूरी होता है। कहता है लेकिन टोट के केस में इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, ये जरूरी नहीं है द एक्ट मस्ट बी डन विद एन ईविल मोटिव, बट सिंपली मीन्स द माइंड मस्ट कॉन्कर द एक्ट। कहता है जरूरी नहीं है कि वो एक्ट ईविल मोटिव से किया गया है, बल्कि बस इतना ही मतलब है कि जो एक्ट किया गया है वो सोच समझकर किया गया। भैया अगला अपनी बिल्डिंग बना रहा है, सोच समझकर बना रहा है, बट बिल्डिंग बनाने का मकसद इविल नहीं है, गलत नहीं है, मुझे परेशान करना नहीं है, बल्कि अपना लीगल राइट एक्सरसाइज कर रहा है। वो जगह परचेज की है, लैंड परचेज की है, तो बिल्डिंग तो बनाएगा, राइट। द एक्ट मस्ट बी डन आइदर विद रॉन्गफुल इंटेंशन और नेग्लिजेंस। हाउएवर कहता है ये जो प्रिंसिपल है ये हर टोट वाले केस में एप्लीकेबल नहीं है। कहता है केसेस ऑफ एब्सोल्यूट एंड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आर एक्सेप्शनल। तो जब हम एब्सोल्यूट और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाले केसेस पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि मेंस रिया हो या ना हो, सामने वाला फिर भी लायबल होता है। ठीक है जी, आ जाइए जी। लीगल डैमेज इज नाइदर आइडेंटिकल विद एक्चुअल डैमेज नॉर इट इज नेसेसरली पिक्यूनरी। तो जो लीगल डैमेज, मेरा लीगल राइट अगर हर्ट हो रहा है तो ज़रूरी नहीं कि मॉनेटरी टर्म्स में मुझे नुकसान हो रहा हो, ज़रूरी नहीं कि एक्चुअल में मेरी किसी एसेट को नुकसान हुआ हो, राइट। तो पिक्यूनरी का मतलब मॉनेटरी, राइट। तो कहता है कि लीगल डैमेज को हम एक्चुअल डैमेज या फिर मॉनेटरी डैमेज से कंपेयर नहीं कर सकते। मेरा हक छीना जा रहा है, चैन से सोने का, चैन से खाने का, चैन से जीने का। तो चाहे मेरी कोई प्रॉपर्टी को लॉस हुआ है नहीं हुआ है, चाहे मुझे कोई मॉनेटरी लॉस हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन मेरा लीगल हक चैन से सोने का छीना जा रहा है। अगर रात को 12 बजे या रात को 2 बजे मेरा पड़ोसी लाउड वॉइस पर म्यूजिक चलाता है, तो राइट। तो यहाँ पर हमारे पास दो मैक्सिमम है, दो मैक्सिम। एक तो डेमनम सीने इंजूरिया, डेमनम सीने इंजूरिया, दूसरा इंजूरिया सीने डेमनम। अब इसे ध्यान से देखिए, डेमनम सीने इंजूरिया, सीने का मतलब आप नोट मान के चलिए। तो जी डैमेज है बट नॉट इंजरी, डैमेज है बट नॉट इंजरी। और इंजूरिया सीने डेमनम का मतलब इंजरी है बट नो डैमेज। डैमेज है बट नो इंजरी का मतलब क्या है? डैमेज का मतलब तो क्या हो गया? कहता है डेमनम का मतलब हार्म, लॉस, डैमेज इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी, कंफर्ट, हेल्थ, राइट। और इंजूरिया का मतलब कहता है लीगल इंजरी, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द राइट। ठीक है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द राइट। आपको नुकसान हुआ है बट आपका कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ, तो आपके पास कोई राइट नहीं है लॉ में कि आप सामने वाले के अगेंस्ट केस फाइल कर सके। क्योंकि लॉ में जब आप केस फाइल करोगे, कोर्ट में जब आप केस फाइल करोगे, तो सबसे पहले तो आपको यही एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि आपका कौन सा लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है। अगर आप यही एस्टेब्लिश नहीं कर पाओगे कि आपका कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है, तो भैया चाहे आपको लॉस हुआ हो, चाहे डैमेज हुआ हो, चाहे आपको हार्म हुआ हो, किसी भी फॉर्म में, मनी की फॉर्म में, कंफर्ट की फॉर्म में, हेल्थ की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, आप सामने वाले के ऊपर केस नहीं कर सकते। एग्जाम्पल क्लियर है? चाहे मुझे मॉनेटरी टर्म में 3 महीने काम ना करने की वजह से लॉस हुआ,
लेकिन मैं सामने वाले के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि इस केस के अंदर मैं ये एस्टेब्लिश नहीं कर सकता कि मेरा कौन सा लीगल राइट अफेक्ट हुआ है। वो मिठाई की दुकान वाला केस कहता चाहे आपको साथ में एक और दुकान खुलने की वजह से लॉस हुआ है, लेकिन आप उसके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्ट में आप ये एस्टेब्लिश नहीं कर पाओगे कि आपका कौन सा लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है। राइट। तो जी मैक्सिम ने बड़ी सिंपल सी बात कही, ए मैन मे हैव सफर्ड डैमेज एंड येट हैव नो एक्शन इन टोर्ट बिकॉज डैमेजेस इज नॉट टू एन इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड बाय द लॉ ऑफ टोर्ट। कहता है डैमेजेस ऐसे नहीं है विच इज प्रोटेक्टेड बाय द लॉ। तो जब तक आप लीगल राइट अपना एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे कोर्ट में, तब तक आप क्लेम नहीं कर सकते। Therefore, causing damage, however substantial to another person, is not actionable in law unless there is also a violation of a legal right of the plaintiff. ये एग्जाम्पल वही वाला है, मिठाई की दुकान वाला। ठीक है। दूसरे केस में क्या कह रहा है मैक्सिम? कहता है इंजूरिया सीने डेमिनम। इंजूरिया सीने डेमिनम का मतलब क्या है? कहता है अगर लीगल इंजरी हुई है, आपका लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है, तो चाहे आपको डैमेज हुआ है या नहीं हुआ, आप कोर्ट में सामने वाले के अगेंस्ट जा सकते हो। राइट। इट मीन्स इंजरी विदाउट डैमेज, दैट इज वेयर देयर इज नो डैमेज रिजल्टेड yet it is an injury or wrong in tort, that is where there is infringement of legal right not resulting in harm। मतलब आपका कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है, चाहे आपको हार्म हुआ है या नहीं हुआ, फिजिकली हार्म हुआ है या नहीं हुआ, मॉनिटरली आपको हार्म हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन आपका लीगल राइट तो इन्फ्रिंज हुआ है। जैसे रात को मैं चैन से सो नहीं पाता, तो चाहे मुझे मॉनिटरी कोई लॉस नहीं हुआ, मेरी किसी एसेट को फिजिकल कोई डैमेज नहीं हुआ, लेकिन मेरा लीगल राइट तो इन्फ्रिंज हो रहा है, तो आई कैन गो टू कोर्ट। राइट। सम राइट्स और इंटरेस्ट आर सो इम्पोर्टेंट दैट देयर वायलेशन इज एन एक्शनेबल टोर्ट विदाउट प्रूफ ऑफ द डैमेज। दस वेयर देयर इज एन इन्वेजन ऑफ एन एब्सोल्यूट प्राइवेट राइट ऑफ एन इंडिविजुअल। जैसे मेरे घर में आके कोई बैठ गया जबरदस्ती, अब जी चाहे वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, चाहे वो मेरी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, लेकिन मैं उसे घर से बाहर करने के लिए लीगल एक्शन तो ले ही सकता हूँ। राइट। तो वही चीज़ जो हमने ऊपर पढ़ी है, वही सब यहाँ पर समझाया हुआ है। ये वोटर वाला एग्जाम्पल, इस केस में वही जो वोटर वाला एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था, वही बताया हुआ है। ठीक है। ये ट्रेस पासिंग वाला एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। तो आई होप दोनों मैक्सिम आपको बड़ी अच्छे से क्लियर है, और आपको सिर्फ माइंड में एक ही चीज़ याद रखना है कि भैया अगर लीगल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, तो चाहे नुकसान हो या ना हो, हम कोर्ट में सामने वाले के अगेंस्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हो रहा, तो चाहे नुकसान हो, तब भी हम कोर्ट में सामने वाले के अगेंस्ट नहीं जा सकते। ठीक है। दूसरी चीज़ आपको बड़ी क्लियर कट ये समझना है, टोर्ट का मतलब कुछ भी ऐसा गलत, सिविल रॉन्ग, जो किसी स्पेसिफिक लॉ में कवर नहीं हो रहा। इसलिए कॉमन लॉ के अंदर हमें कोर्ट में जाना पड़ता है। कॉमन लॉ का मतलब अनरिटन लॉ, कॉमन लॉ का मतलब जो कॉमन सेंस के बेसिस पे चले, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे चले। ठीक है जी। चलिए जी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। टेक केयर।